नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेक से। मराठा साम्राज्य के विषय में हम बात करेंगे और आज हम बात करेंगे छत्रपति और उनके प्रशासन के विषय में। प्रशासन में हम खास तौर पे पेशवाओं के प्रशासन और उनके राज्य के संचालन के किस किस तरीके का प्रयोग वहाँ पर होता था वो समझने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक भूमिकाओं का योगदान रहा मराठा साम्राज्य के स्थायित्व में। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से लेकर हम अंतिम छत्रपति तक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनकी घटनाओं और इनके जीवन की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम हमारे पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक लिस्ट के तौर पर उनके नाम आपको सिर्फ याद करने के हिसाब से दे रहे हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी। देखिए, यहाँ पर पहले आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 1627 में हुआ था। 1643 या 44 में ये पहली विजय करते हैं। मात्र 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीतते हैं। उसके बाद में 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। हालांकि उससे पहले ही मराठा साम्राज्य का एक विशालतम स्वरूप बना चुके होते हैं। 1680 में इनका देहांत हो जाता है और इनके बाद इनके सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज अगले छत्रपति बनते हैं। 1680 से 1689 ईस्वी तक ये छत्रपति होते हैं और राजा राम फिर इनके छोटे भाई होते हैं और शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र होते हैं। 1689 से 1700 ईस्वी तक अगले पेशवा बनते हैं। राजा राम की जब 1700 में मृत्यु हो जाती है और संभाजी महाराज के पुत्र साहू, जो कि संभाजी महाराज 1689 संगमेश्वर के युद्ध में औरंगजेब से हार गए थे और बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी और इनके पुत्र साहू जी महाराज और इनकी पत्नी यशुबाई को मुगलों की कैद में कर लिया गया था। इसलिए इस समय पर मराठा साम्राज्य में कोई प्रशासक नहीं था। तो फिर राजा राम की पत्नी अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन करती है। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र आजम अपने मंत्री जुल्फिकार खान की सलाह पर यहाँ पर सिर्फ साहू महाराज को उनकी माँ को भी रिहा नहीं करते हैं। साहू महाराज को ये सोचकर रिहा कर दिया जाता है कि वे मराठा साम्राज्य में जाएंगे तो इससे राज्य गद्दी के लिए युद्ध होगा और इस उत्तराधिकार की लड़ाई से मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ेगा, जो कि मुगलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और कमज़ोर मराठा साम्राज्य को बहुत आसानी से पराजित कर देंगे मुगल। यहाँ पर वास्तविक रूप में 1707 में खेड़ा के युद्ध के जरिए इनके बीच में गद्दी को लेकर युद्ध होता है ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में, पर यहाँ पर साहू जी जीत जाते हैं क्योंकि साहू जी के पक्ष में बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य व्यक्ति होते हैं, जो कि धन्ना जी जाधव और घोरपड़े जैसे जो योग्य सरदार होते हैं, जो कि ताराबाई के पक्ष में होते हैं, उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं, जिससे ताराबाई कमज़ोर पड़ जाती है और ताराबाई को हार मानना पड़ता है। इस समय पर मराठा साम्राज्य के 3 प्रमुख केंद्र थे, कोल्हापुर, सतारा और पनहिल्ला। कोल्हापुर ताराबाई को दे दिया जाता है और वो उत्तरी क्षेत्र में महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर पड़ता है वहाँ पर वो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ में गद्दी संभालती हैं और जो साहू जी महाराज होते हैं वो पनहिल्ला और सतारा को प्रमुख केंद्र बना लेते हैं और सतारा को अपना केंद्र बनाते हैं और फिर 1848 तक सतारा में ही छत्रपति निवास करते हैं, जबकि पूना प्रमुख केंद्र बनता है पेशवाओं का। तो यहाँ पर साहू जी महाराज का शासन शुरू होता है और 1708 से 1749 तक एक लंबे समय तक वो शासन करते हैं। 1713 में वे पेशवा के तौर पर बालाजी विश्वनाथ को चुनते हैं, क्योंकि चूंकि वो उन्हीं की सहायता से छत्रपति बने थे। वे उतने योग्य नहीं थे, उतने कुशल योद्धा नहीं थे, उतने अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। उनके पास में एक जो सबसे बड़ी काबिलियत थी वो ये थी कि उन्हें
सही व्यक्ति का पहचान करने का तजुर्बा था और उनके आसपास इतने बेहतरीन और शानदार लोग रहे कि अपनी अयोग्यताओं के बावजूद भी वे मराठा साम्राज्य को स्थायित्व और एक नया जीवन देने में कामयाब रहे। साहूजी महाराज ने अपनी ज़्यादातर शक्तियाँ पेशवा को सौंप दी, बहुत सारे अधिकार उन्हें दे दिए और 1713 से 1719-20 तक विश्वनाथ यहाँ पर शासन करते रहे। 1720 में जब विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो साहू ने उनके 20 साल के बेटे पर, आज 20 साल की उम्र में हमें ज़्यादा समझ नहीं होती, लेकिन उस समय 20 साल की उम्र पर बाजीराव फर्स्ट को अगला पेशवा, अगला सेनापति नियुक्त कर दिया गया, अगला प्रधानमंत्री। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री और छत्रपति का अर्थ होता है राजा। उस समय पर जब सरदारों ने कहा कि इस बच्चे से क्या बनेगा, तो साहू महाराज ने कहा था कि वह विश्वनाथ का पुत्र है और वह एक योग्य पिता का योग्य पुत्र है। बाजीराव प्रथम ने इस बात को सिद्ध भी किया और उन्होंने मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक पहुंचा दिया और ये प्रसिद्ध कथन उनका रहा कि मैं मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक पहुंचा दूंगा। उन्होंने शिवाजी महाराज की हिंदू पदपातशाही, जो हिंदू राज्य की विचारधारा है, उसे बनाए रखा। साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बड़े पैमाने पर किया। जब 1740 में वो बीमार हो गए तो यहाँ पर बालाजी बाजीराव, जो कि उनके पुत्र थे, उन्हें अगला पेशवा बनाया गया। तो इस तरह साहू महाराज के समय पर 3 पेशवाओं का काल हम देखते हैं। साहू महाराज के देहांत के बाद में राजा राम या राम राजा को पेशवा बनाया जाता है। राम राजा जो थे वो शिवाजी द्वितीय, जो कि ताराबाई के पुत्र थे, इनके पुत्र होते हैं राजा राम या राम राजा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ताराबाई के नाती होते हैं राम राजा या राजा राम द्वितीय। 1749 से 1777 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। हालांकि 1749 में संगोला की संधि से, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ आप इन्हें चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आपके पास में नोट होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़े फैक्ट है और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। संगोला की संधि से ये होता है कि यहाँ पर जो छत्रपति होते हैं वो पूरी तरह से अधिकार सौंप देते हैं पेशवा को और वे सतारा में एक आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं और पूरी जिम्मेदारी और पूरा भार होता है वो पेशवा के कंधों पर आ जाता है। तो अब यहाँ पर छत्रपति की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी आज के भारत के राष्ट्रपति की है। हालांकि आज भी कोई बड़े फैसले लेने हो तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। किसी भी एक्ट को तभी पास होता है, तभी वो कानून बनता है जब उसमें राष्ट्रपति की साइन होती है। लेकिन यहाँ पर अब साइन का मामला भी नहीं रहा। अब साइन, पूरे फैसले, सब कुछ आप ले सकते थे पेशवा। तो यहाँ पर पेशवा का पद अब पूर्ण रूप से सर्वोपरि बन जाता है। छत्रपति साहू सेकंड 1777 से 1809 ईस्वी तक शासन करते हैं और फिर छत्रपति प्रताप सिंह 1809 से 1839 तक शासन करते हैं। 1839 से 1848 ईस्वी तक शाह अप्पा साहिब शासन करते हैं। तो यहाँ पर शाह अप्पा साहिब जो होते हैं वो अंतिम पेशवा, अंतिम छत्रपति साबित होते हैं, क्योंकि 1848 में डलहौजी जो अपनी हड़प नीति के तहत पहला राज्य शामिल करता है वो सतारा ही होता है। गोद निषेध प्रथा के तहत कंपनी में इनका विलय हो जाता है। शाह अप्पा साहिब के बाद, उनकी मृत्यु के बाद में जब दत्तक पुत्र को अगला छत्रपति घोषित किया जाता है तो डलहौजी उसे अमान्य कर सतारा को ब्रिटिश कंपनी में शामिल कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर राजा राम सेकंड की बात करें तो ये छत्रपति साहू के दत्तक पुत्र होते हैं। जो छत्रपति साहू सेकंड होते हैं ना, उनके दत्तक पुत्र होते हैं और ताराबाई के पोते होते हैं, शिवाजी सेकंड के बेटे। संगोला की संधि से संपूर्ण शक्ति ये पेशवा को दे देते हैं और सतारा से शक्ति केंद्र पुणे हो जाता है। यानी कि सतारा जो कि छत्रपति के निवास स्थल होता है, वहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होते थे, क्योंकि इससे पहले
पेशवा को अगर कुछ करना है तो उसकी इजाज़त लेने के लिए छत्रपति के पास जाता था। हालांकि वो पूरी तरह से अधीन नहीं था छत्रपति के, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत जो पूछ रखता था अब वो भी समाप्त हो जाती है और पूरे अधिकार पेशवा को आ जाते हैं। पेशवा चूंकि पुणे में रहते हैं तो इस तरह से पूरी शक्ति पुणे में निहित हो जाती है। नाना फडणवीस जो कि छत्रपति इस समय पर एक प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं मराठा साम्राज्य में। छत्रपति साहू को दिए जाने वाले भत्तों में ये कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर से आप ये समझ सकते हैं कि छत्रपति की स्थिति कितनी कमज़ोर हो जाती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो पेंशनबद्ध हो जाते हैं पेशवाओं के। छत्रपति प्रताप सिंह ने पेशवा और मराठा संघ के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। क्यों? क्योंकि वो खुद परेशान थे पेशवाओं से, क्योंकि पेशवा जिन्हें खुद छत्रपति ने बनाया था अब वही पेशवा उनकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि कौन है छत्रपति, हम ही सर्वोपरि हैं। अब अगर छत्रपति को कुछ चाहिए तो हमसे रिक्वेस्ट करें, अब माना होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये बस कहने की बात है, लेकिन बात यह है कि इस समय तक छत्रपति की कोई प्रशासनिक कोई महत्व नहीं था, कोई दूसरा महत्व नहीं था। बस इतना है कि ये शिवाजी के वंशज हैं, हमें इनका सम्मान करना है तो हमने इसे एक जागीर दे दी। अब वहाँ पर आप सुकून से रहो, आपको हमारे बीच में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी समय 1818 ईस्वी में मराठा संघ और पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर छत्रपति का पद समाप्त नहीं किया जाता है, उन्हें सतारा के पास एक रियासत दे दी जाती है जहाँ पर वो शासन करते हैं 1848 ईस्वी तक। शाह अप्पर साहिब 1839 से 1848 ईस्वी तक अंतिम छत्रपति होते हैं और 1848 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के आधार पर छत्रपति की सतारा रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों यहाँ पर हमने ये देख लिया, इससे पुराने वीडियोस में भी हमने ये देखा पेशवाओं के बारे में, छत्रपति के बारे में। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इनके प्रशासन की। हम पेशवाओं की प्रशासन की बात करते हैं, चूँकि पेशवा ही सर्वोपरि है तो हम छत्रपति की बात ना करके सीधे पेशवाओं की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सब कुछ देख रहे होते हैं। पेशवाओं के काल में मराठा प्रशासन पूर्व की तरह हिंदू प्रशासनिक पद्धति, मुस्लिम प्रशासनिक पद्धति तथा स्थानीय दक्कन की प्रशासन की पद्धति का समन्वित रूप था। क्योंकि मराठों के पास में अपनी कोई पद्धति नहीं थी, इनका पहले से ही कोई राजवंश चला नहीं आ रहा था, ये इतने समृद्ध नहीं थे कि इनके पास में पहले से ही कौशल हो, बड़े बड़े ग्रंथ हो कि भाई आपको ऐसा ऐसा प्रशासन करना है। मराठे जो कि मुगलों की सेवा में थे, बीजापुर गोलकोंडा की सेवा में थे, राजपूतों की सेवा में थे कुछ, तो उन्हीं से सीखकर उन्होंने अपनी अपनी शैली अपनाई थी। जैसे शिवाजी ने युद्ध कौशल, जो दक्षिण भारत का टोडरमल जिसे कहा जाता है, अंबर, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मलिक अंबर, हाँ मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर का वित्त मंत्री और सेनापति दोनों होता है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने छापामार पद्धति अपनाई थी। इसी तरह से बहुत सारी प्रशासनिक पद्धतियों को इन्होंने अपने पड़ोस के समृद्ध राज्यों से अपनाया था। जहाँ शिवाजी के प्रशासन में मुगल शासक का कोई स्थान नहीं था, वहीं पेशवाओं के काल में 1719 ईस्वी के तहत संधि के तहत मुगल सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया और यहाँ पर जो जहांगीर शाह जो मुगल बादशाह होते हैं, छत्रपति साहू को 10,000 का मनसब प्रदान करते हैं। तो दोस्तों शिवाजी के समय पर शिवाजी ने तो मराठा साम्राज्य की नींव ही इसीलिए डाली थी कि अगर मुगल हिंदुओं का या फिर गैर मुस्लिमों का शोषण करते हैं तो कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे। तो उनके सुरक्षित महसूस करने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और उन्होंने अपने आप को हमेशा एक स्वतंत्र शासक के रूप में देखा। जब 1666 ईस्वी में जब वो आगरा गए तो वो इस बात से नाराज़ हो गए औरंगज़ेब से कि औरंगज़ेब ने उन्हें अपने पुत्र संभाजी जो कि 5,000 के मनसबदार थे उनके साथ खड़ा कर दिया।
उन्हें इस बात से दुख नहीं था कि उन्हें मनसबदार के साथ खड़ा किया, उन्हें एक पद के साथ खड़ा किया। उन्हें इस बात का दुख था कि भाई मैं तो एक स्वतंत्र शासक हूँ, तुमने मुझे मनसबदार अपने अधिकारियों के साथ खड़ा ही क्यों कर दिया, तुमने मुझे उनके लेवल पे ही क्यों ला के खड़ा किया, ये तो तौहीन है। तुम्हें मुझे अपनी बराबरी में खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ। तो यहाँ पर शिवाजी तक तो ये चलता रहा कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया। शाहू महाराज से पहले तक मराठे एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में काम कर रहे थे 1719 से पहले तक। 1719 की दिल्ली की संधि में जहां मराठों को बहुत सारे अधिकार मिले, उन्हें दक्षिण के 6 सूबों जिनमें जिनमें हैदराबाद भी शामिल था, इन 6 सूबों से कर वसूलने का उन्हें अधिकार मिला। उन्हें और भी बहुत सारे अधिकार मिले, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये मानी कि अब वो अपने आप को मुगलों के अधीन मान रहे हैं। तो यहाँ पर पेशवाओं के काल से मराठे मुगलों के अधीन अपने आप को मानने लगते हैं। हालांकि मुगल इस समय पर कुछ भी नहीं होते हैं और ये बस एक शर्त की संधि होती है। इसी प्रकार 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में स्थापित कर मुगल शासक से पेशवा को वकील ए मुतलक की उपाधि दिलवाई थी। यानी कि यहाँ पर ये अभी भी मुगलों को ऐसा देख रहे हैं कि भाई हाँ, हमें इनसे थोड़ा सा जुड़कर रहना है अभी, जबकि पहले होता था कि नहीं, अब हमें इन्हें टक्कर लेना और इन्हें हटाना ही है। संगोला का समझौता होता है 1749-50 में। 1749 इसकी डेट है और कहीं कहीं 1750 मिलती है। इसके अनुसार वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पेशवा के हाथ में निहित हो गई। अब छत्रपति केवल सर्वोच्च बनते तो थे, लेकिन नाम मात्र के। प्रशासन का केंद्र सतारा यानी कि छत्रपति के स्थान से पुणे यानी कि पेशवा के क्षेत्र में हो गया। पेशवा का पूना स्थित कार्यालय हुजूर दफ्तर कहलाता था, जिसे हिंदी में हम सचिवालय कहेंगे। हुजूर दफ्तर पेशवा का कार्यालय था। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस्से कहानियाँ किताबों में पढ़कर वही लिखकर अगर मैं आपको बताऊँ और कहूँ कि इसे रटो और इसे टिप देना, तो हो सकता है कि आपके बीए या एमए में अच्छे नंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो आप फिर बोलेंगे कि यार हमने इतने लंबे लंबे वीडियोस देखे, इतनी सारी चीज़ें रटी, लेकिन वो काम आई नहीं। इसीलिए मैं आपको वही फैक्ट दे रहा हूँ जो नेट जेआरएफ लेवल के होते हैं और जो उस हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत टॉप के माने जाते हैं। इसलिए आप इन फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखिए और इन्हीं को आधार बनाकर अपना आंसर लिखिए। क्योंकि अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर इतना कौशल तो होना चाहिए कि अगर आपको एक लाइन का फैक्ट दिया गया है तो आपको उसी लाइन को आधार बनाकर आधा एक पेज अपना आंसर तैयार कर लेना है। ऐसा करोगे तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर किस्से कहानियाँ ही रटते रहोगे तो फिर आपको आगे जाकर किसी एग्ज़ाम के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर आपके पास पहले से ही एक ताकत, एक शक्ति होगी, फैक्ट जो आपके दिमाग में है। दोस्तों, यहाँ पर पेशवाओं के 2 प्रमुख विभाग होते थे। पहला होता था एलबेरीज दफ्तर, जो कि राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता और विभिन्न प्रकार के लेखों का मेंटेनेंस करता था। आप इसे एक प्रकार से इनका वित्त विभाग भी कह सकते हैं। इसके बाद में एक होता था चाटले दफ्तर, जो कि फडणवीस के अधीन होता था। यहाँ पर ध्यान में रखना कि फडणवीस बोले तो नाना फडणवीस नहीं, फडणवीस बोले तो यहाँ पर एक अधिकारी को फडणवीस कहा जाता था। नाना नाम के एक व्यक्ति थे जो कि फडणवीस बने, फडणवीस के पद तक पहुँचे और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुए, इसलिए उन्हें नाना फडणवीस कहा गया। आप देखेंगे महाराष्ट्र में बहुत सारे जो सरनेम हैं वो इन्हीं पद के आधार पर चले। जैसे कि जैसे जो पटेल या पाटिल होता था वो एक पद था, वो था गांव का प्रमुख। अब कोई 2-3 पीढ़ी तक पटेल बना या पाटिल बना यानी कि गांव का प्रमुख बना, तो उसने उस पद को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और आगे चलकर वो सरनेम बन गया। देशमुख बोले तो देशमुख भी एक पद है।
आगे जाकर सरनेम बन गया। इसी तरह फडणवीस भी एक पद है जो कि प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर काम करते थे, आज ये एक सरनेम है। आप देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका सरनेम भी एक पद से निकल कर आया है। महाराष्ट्र साम्राज्य सूबा प्रांत यानी कि सूबों में बटा था और सूबों को प्रांत कहा जाता था, और इनका प्रमुख जो होता था वो सरसूबा यानी कि सर सूबेदार या सूबेदार कहलाता था। सूबेदार अपने क्षेत्र में प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करता था, यानी कि प्रशासन भी देखता था और कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी शासन करता था। सूबों का विभाजन तरफ यानी कि जिलों में था, जिसे महाल भी कहा जाता था, और इस स्तर पर कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे मामलदार, मामलतदार या काम विस्तार, ये तरफ स्तर के अधिकारी होते थे और यह पेशवा द्वारा नियुक्त होते थे और जिले में पेशवा के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। ये प्रशासनिक कार्य के लिए ज़्यादा जिम्मेदार थे। आप मामलतदार या कामबिजदार को आज के IAS यानी कि कलेक्टर की तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, पेशवाओं के काल में इनका पद वंशानुगत हो गया था और कामबिजदार चौथ वसूली के लिए भी उत्तरदायी होते थे। कर्नाटक क्षेत्र के सूबेदार अपने मामलतदार स्वयं नियुक्त करते थे। यह एक अपवाद है। इस बात को ध्यान में रखना है कि पूरे मराठा साम्राज्य में जो कलेक्टर होते थे, जिन्हें आमलतदार या मामलतदार कहते थे, उन्हें पेशवा नियुक्त करते थे, लेकिन कर्नाटक क्षेत्र में नियुक्त करने का काम सूबेदार खुद करते थे, ना कि पेशवा। अब यहाँ पर खानदेश क्षेत्र के जो सूबेदार होते थे वो अपने अधीन मामलतदारों के कार्यों का अधीक्षण भी करते थे, यानी कि नियुक्त तो ये नहीं करते थे, नियुक्त पेशवा खुद कर रहे हैं, लेकिन निगरानी और जांच का काम ये खुद करते थे, ना कि कोई और व्यक्ति। जबकि दूसरे क्षेत्रों में पेशवा निगरानी करते थे, नियुक्ति करते थे। कर्नाटक क्षेत्र में एक अपवाद है कि वहाँ पर नियुक्ति वहाँ के सूबेदार खुद करते थे, और खानदेश क्षेत्र में अपवाद है कि यहाँ पर नियुक्ति तो पेशवा करते थे, लेकिन निगरानी या जांच का काम एक ही जो इनके कलेक्टर हैं, आमलतदार या मामलतदार, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम होता था सूबेदार का। जिला स्तर पर देशमुख एवं देशपांडे नामक 2 अधिकारी होते थे। अब यहाँ पर देखिए, रितेश देशमुख और देशपांडे, वो एक CSK के एक प्लेयर है ना, देशपांडे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, अच्छे बॉलर हैं। तो इस तरह से देखिए, दोनों भी आज एक महत्वपूर्ण सरनेम बन चुके हैं, लेकिन ये एक समय पर स्थानीय अधिकारियों के पद होते थे, जिनका पद वंशानुगत हो गया, और फिर वंशानुगत हो गया तो फिर उन्होंने उस पद को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और जो आगे चलकर सरनेम बन गया। जैसे आप देखते हैं द्विवेदी आता है। द्विवेदी यानी कि जो 2 वेदों का ज्ञाता हो। तो आज किसी द्विवेदी सरनेम वाले से पूछ लीजिए कि 2 वेद बताओ, उसको 2 लाइन याद नहीं होगी। बहुत सारों को तो एक वेद का नाम याद नहीं होगा। चतुर्वेदी जो कि 4 वेदों का ज्ञान रखते थे, उन्हें चतुर्वेदी कहते थे, लेकिन आज किसी चतुर्वेदी से पूछो, उन्हें 4 वेद की एक अक्षर पता नहीं होगा। तो इस तरह से जब एक पद किसी व्यक्ति को लगातार वंशानुगत मिलते जाता है, तो वो व्यक्ति उस पद को अपने साथ इस तरह से धारण कर लेता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, और धीरे धीरे उसका मूल सरनेम हट जाता है और वही पद उसके नाम के साथ जुड़ जाता है और फिर वही उसका सरनेम बन जाता है। पाटिल प्रशासन गांव से नीचे जो जिला होता था तरफ जिसे कहते थे, उससे नीचे होता था गांव, जहां पर पटेल और कुलकर्णी जैसे वंशानुगत स्थानीय अधिकारी होते थे। ममता कुलकर्णी। पाटिल की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन का न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ पद था पाटिल, और कई बार इसके पदों की खरीद बिक्री भी होती थी। यानी कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और कोई व्यक्ति आपके पद को देखकर लाल टपका रहा है, तो उसको बोलो कि भाई इतने पैसे मुझे दे दे और तू पाटिल बन जा। ठीक है, तो ऐसा होता था। ये दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी आयंगर व्यवस्था में हम ऐसा, आयंगर नहीं, सॉरी, वो कौन सी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है यार, अब मुझे
सोचना, पोलीगार, हाँ पोलीगार, जो कि एक गांव में 12 व्यक्तियों की जो संस्था होती थी पोलीगार, उसमें ऐसा होता था कि अगर आपको पद खरीदना है और कोई पद बेचने को तैयार है तो आप खरीद सकते हो, ऐसा होता था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता था कुछ। इन तीनों अधिकारियों का वेतन वसूले गए राजस्व के हिस्से के रूप में प्राप्त होता था। आप जितना ज़्यादा राजस्व वसूलोगे आपको उतना ही ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर थी। ग्रामीण क्षेत्र में 12 बलूते यानी कि शिल्पी वर्ग होते थे और 12 अलूटे यानी कि सेवक वर्ग होते थे। इनका पद भी वंशानुगत था और इन्हें अपनी सेवा के बदले ग्रामवासियों द्वारा उत्पादन का एक हिस्सा दिया जाता था। आज भी आप गांव में देखना, जो शहर से थोड़े दूर गांव होते हैं वहाँ पर आज भी देखना, गर्मी के दिनों में जो तरबूज या फल फूल बेचने वाले आते हैं वो बेचने के बजाय गेहूँ या फिर कुछ खाने की चीज़ लेते हैं। इसी तरह से जो थोड़े दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर जो जानवर को चराने वाले होते हैं वो जानवरों को चराते हैं और साल के अंत में गेहूँ लेते हैं। आज भी कुछ गांवों में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा वस्तु विनिमय प्रकार की व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो ये 12 बलूते क्या थे, ये सोच लेना कि ये शिल्पी वर्ग थे। 12 में हो सकता है कि कोई लोहार हो, कोई कुम्हार हो, कोई चमार हो, कोई दूसरा व्यक्ति काम करने वाला हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे चमार की बात करें, जो चमड़े का काम करता है वो चमार कहलाने लगा। आगे चलकर वो एक जाति बन गई। आज देखिए कोई चमार है लेकिन वो IAS है, तो फिर भी उसके साथ नाम के साथ चमार जुड़ा हुआ है। कोई विश्वकर्मा है जो किसी चीज़ को बनाने वाला है। लोहार है जो कि लोहे का काम करता है, वो लोहार है। लेकिन आज कहीं आपको लोहार बाल बनाते हुए दिख जाएगा। तो समय के साथ साथ आप जिस काम से लगातार जुड़े रहते हैं वो काम आपके साथ इतना कनेक्ट हो जाता है कि एक समय पर आने पर वो आपकी पहचान बन जाता है और फिर वो आपकी ऐसी पहचान बनता है कि वो आपसे हटता नहीं है। अलूटे जो थे वो सेवक वर्ग थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को। बहुत सारी चीज़ें और भी जो मैं आपको बता सकता था कि ये जान लो वो जान लो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चौथ और सरदेश मुखी की बात हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण कर है तो उनकी बात भी मैं आपको बता सकता हूँ। चौथ, मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला वो क्षेत्र था जो कि इनका स्वराज था, जिसे वो स्वराज कहते थे। उस क्षेत्र में सीधे पेशवाओं, सीधे छत्रपति का शासन होता था। दूसरा क्षेत्र वो था जहाँ पर कभी ये युद्ध करने के लिए गए थे और वहाँ के राजा को पराजित कर दिए और बोले कि तुम राजा बने रहो लेकिन समय समय पर हमें टैक्स देते रहना। तो दूसरा क्षेत्र था। तो जो ये अपने स्वराज यानी कि अपने क्षेत्र में कर वसूलते थे वो था सरदेश मुखी। वो था उपज का 10%। और जो चौथ ये वसूलते थे ये जीते हुए प्रदेशों में वसूलते थे जहाँ पर इनका सीधा नियंत्रण नहीं था, लेकिन वहाँ के राजा को पराजित कर दिया था तो वो कर देने को बाध्य था। अगर कर नहीं देगा तो फिर से कम्बल कुटाई होगी, लेकिन कर देना पड़ेगा। तो जो चौथ था वो 1/3 भाग था यानी कि 25% था उपज का। तो इस तरह से चौथ और सरदेश मुखी भी मराठों के महत्वपूर्ण कर थे। और जो बहुत सारी चीज़ें जो हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अनुशासन ही ऐसी शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ऊर्जावान बनाए रखती है। अगर आपके जीवन में अनुशासन है, कंसिस्टेंसी है, आप लगातार पढ़ पा रहे हैं या फिर किसी काम को अगर आप लगातार कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करने पर भी एक समय पर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं इस काम में बेहतर कर सकता हूँ। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह थोड़ा थोड़ा करने से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी और काम में मेहनत हो। इसीलिए हमेशा किसी काम को लगातार करते रहिए अगर आप उस काम में अपने करियर को बनाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में
उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, और आपसे एक ख़ास गुजारिश कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए अगर वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो, या फिर मैं अपने आप में, अपने बोलने के तरीके में, अपने पढ़ाने के तरीके में, नोट्स के लेवल में कुछ सुधार कर पाऊँ तो बहुत खुशी होगी। और मुझे ये भी समझ में आएगा कि आप इस एंड तक वीडियो को देखते हैं या नहीं। तो मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।